यहाँ एक भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। पहला क्वेश्चन है मृदा अपैदन के प्रमुख कारण लिखिए। मृदा अपैदन या निम्नीकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है वनों का विनाश। किसी के लिए भूमि तथा इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वनों का विनाश हो रहा है। इससे भूमि का कटाव बढ़ रहा है। दूसरा है औद्योगिक प्रक्रियाएं। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे मृदा के साथ साथ जल भी दूषित होता है। तीसरा है अति पशुचारण। अति पशुचारण से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत समाप्त हो जाती है। इससे भूमि का निम्नीकरण होता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में अति पशुचारण मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। चौथा है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई से मृदा में लवणीयता तथा क्षारीयता बढ़ जाती है, जिससे मृदा निम्नीकृत हो जाती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। दूसरा क्वेश्चन है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, इसके सोपान लिखिए। तो सबसे पहले हम सबको समझना होगा कि संसाधन नियोजन होता क्या है। तो संसाधन का उचित ढंग से प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का उचित ढंग से प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए यह सर्वमान्य नीति है। जो संसाधन नियोजन है वो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक सर्वमान्य नीति है। भारत जैसे देशों में यह आवश्यक है क्योंकि यहाँ एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है परंतु दूसरे प्रकार के संसाधन की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। अब हम देखेंगे संसाधन नियोजन के सोपान। तो इसका पहला सोपान है कि देश के विभिन्न हिस्सों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इसमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का मापन करना इत्यादि शामिल है। दूसरा सोपान है कि संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए ढांचा तैयार करना। तीसरा, संसाधन विकास की योजना और राष्ट्रीय विकास की योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। ये हो गया हमारे संसाधन नियोजन के सोपान। अब जो दूसरा चैप्टर है वो है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक लिखें। तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना, जैसे वनस्पति जात और प्राणी जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित हैं। पहला है वनों का विनाश। किसी के लिए भूमि तथा इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वनों का विनाश हो रहा है। इससे वनस्पति तो नष्ट हो ही रही है, साथ ही वन्य जीवों का आवास भी छिन रहा है। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप एवं जलवायु परिवर्तन वन्य प्राणियों के नाश का कारण है। इससे जैव विविधता में कमी आती है। और तीसरा है अवैध शिकार। मानव द्वारा वन्य जीवों के अवैध शिकार के कारण अनेक वन्य जीव की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं तथा कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह जैव विविधता को प्रभावित करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में वन संरक्षण के 3 उपाय बताइए। वन का संरक्षण कैसे किया जाता है, उनके उपाय बताइए। तो भारत में वन संरक्षण के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करने से वन क्षेत्र में वृद्धि आती है। भारत में सघन वन क्षेत्र 12.2% ही है, जो बहुत कम है। इसे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा है अति पशुचारण पर रोक। अति पशुचारण से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत समाप्त हो जाती है। इससे वन क्षेत्र में गिरावट आती है, अतः वन संरक्षण के लिए अति पशुचारण को रोकना चाहिए। और तीसरा है जागरूकता। वन संरक्षण के लिए लोगों को वन की उपयोगिता और महत्वता के बारे में जागरूक करना चाहिए। इससे समाज में वन संरक्षण के प्रति जागरण पैदा होगा। हमको लोगों को समझाना चाहिए कि वन हमारे लिए कितना उपयोगी है और इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। इससे जो समाज है वो वन संरक्षण के प्रति जागरूक होगा और इसमें एक चेतना आएगी। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में वनों का वर्गीकरण लिखिए या वितरण लिखिए। तो भारत में प्रशासनिक आधार पर वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। भारत में प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन ऐसे वन जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी एवं अन्य वन संसाधनों और उनके बचाव के लिए किया जाता है, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। भारत के कुल वन क्षेत्र में आधे से ज़्यादा आरक्षित वन है। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो दूसरे हैं रक्षित वन। आरक्षित वन की तरह इनका भी रखरखाव इमारती लकड़ी तथा अन्य वन संसाधनों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। भारत में कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। इनको और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनका बचाव किया जाता है। तीसरे हैं अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन और रक्षित वनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के अधिकार में है, उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। दूसरा चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है लौह अयस्क के प्रकारों का वर्णन करें। तो लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है जो कि निम्नलिखित है। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सिडेराइट।
हेमेटाइट, इसका रंग लाल व भूरा होता है। इसमें 60 से 70% धातु का अंश पाया जाता है। यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। भारत में अधिकांश इसी प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। यह जलज शैलों में पाया जाता है। दूसरा है मैग्नेटाइट, यह काले रंग का चुंबकीय लौह ऑक्साइड है। इसमें 72% धातु का अंश पाया जाता है। यह आग्नेय शैलों में पाया जाता है। तीसरा है लिमोनाइट, इसका रंग पीला होता है। इसमें 40 से 60% धातु का अंश पाया जाता है। इसका निर्माण लौह, पानी और ऑक्सीजन के मिश्रण से हुआ है। यह अवसादी शैलों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट आग्नेय शैलों में तथा लिमोनाइट अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। अब चौथा है सिडेराइट, इसे आयरन कार्बोनेट कहते हैं। इसका रंग भूरा होता है। इसमें 10 से 48% धातु का अंश पाया जाता है। इसका निर्माण लौह और कार्बन के मिश्रण से हुआ है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में अंतर लिखिए। तो ये रहे हमारे अंतर। ऊर्जा के परंपरागत साधन ये अनवीकरणीय संसाधन है, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन ये नवीकरणीय संसाधन है। ऊर्जा के परंपरागत साधन अनवीकरणीय संसाधन है तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन नवीकरणीय संसाधन है। जल विद्युत को छोड़कर ये सभी साधन प्रदूषण फैलाते हैं। ये साधन प्रदूषण मुक्त होते हैं। इनका उपयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। इनका उपयोग कुछ वर्ष पहले से ही प्रारंभ हुआ है। ये अधिक महंगे होते हैं, ये अधिक महंगे नहीं होते। इसके उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। और इसके उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा आदि। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए, या फिर कोयला किन शैल क्रमों में पाया जाता है, उनके उत्पाद क्षेत्र कहाँ कहाँ है ये बताइए। तो इसका उत्तर है कि भारत में कोयला ऊर्जा का प्रमुख साधन है। जो भारत में कोयला है वो ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। इसलिए यह दो भूगर्भिक चट्टानी क्रम में पाया जाता है। कोयला दो भूगर्भिक यानी भू के अंदर पाई जाती है। तो कोयला दो भूगर्भिक चट्टानी क्रम में पाया जाता है। पहली है गोंडमाना कोयला। इसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। यह धातु शोधन कोयला है। दूसरा है इसका पॉइंट कि यह दामोदर घाटी, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के अंतर्गत आती है, में पाया जाता है। यह झरिया, सिंगरौली, रानीगंज व बोकारो में पाया जाता है। एक बार फिर से बता दें, यह दामोदर घाटी, झरिया, सिंगरौली, रानीगंज व बोकारो में पाया जाता है। तीसरा है कि गोदावरी, महानदी, सोन तथा वैदा नदी की घाटियों में भी इसके निक्षेप पाए जाते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है हमारे कोयला का वो है टर्शियरी कोयला। टर्शियरी कोयला, इसकी आयु लगभग 55 लाख वर्ष है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। इसके निक्षेप तमिलनाडु के नेवेली में भी पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, या फिर भारत में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं क्यों हैं। तो इसका उत्तर है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्न कारणों से उज्जवल है। पहला है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। दूसरा है कि फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। जो हमारी नई प्रौद्योगिकी आई है जिसका नाम है फोटोवोल्टाइक नाम है। तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग पानी गर्म करने, भोजन पकाने तथा कृषि यंत्रों आदि में करते हैं। हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं किस में? हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं पानी गर्म करने में, भोजन पकाने में, कृषि यंत्रों में, इन्हीं में तो हम करते हैं। इसलिए हम इन चीज़ों में हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। चौथा है कि ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलोक तथा लकड़ी की निर्भरता को कम किया जा सकता है। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि जो सौर ऊर्जा है उसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र में हमको उपले बनाने पड़ते हैं गाय के गोबर और लकड़ियों की वजह से जो प्रदूषण फैलता है उसको कम किया जा सकेगा। पांचवा है कि इसका उपयोग व्यावसायिक स्तर पर भी किया जा रहा है। वर्तमान समय में जो हमारी सौर ऊर्जा है इसका उपयोग व्यावसायिक स्तर पर भी किया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है या कैसे होता है। तो इसका उत्तर है कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इन चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। फिर से बता दें कि इन चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। इनमें छोटे जमाव श्राव के रूप में तथा बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जो छोटे जमाव होते हैं वो श्राव के रूप में पाए जाते हैं तथा जो बड़े जमाव होते हैं वो परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब ये तरल तथा गैसीय अवस्था में भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। तो जब ये तरल अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं तब इनका निर्माण होता है। ये खनिज ऊपर आते हैं और ठंडे होकर जम जाते हैं। चौथा है कि ये खनिज ऊपर आते हैं और ठंडे होकर जम जाते हैं। इस प्रकार आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण होता है। हमारा दूसरा चैप्टर है विनिर्माण उद्योग।
इसका पहला क्वेश्चन है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कहते हैं। तो उद्योग पर्यावरण को निम्न प्रकारों से प्रदूषित कहते हैं। पहला है वायु प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाली अनचाही गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि वायु को प्रदूषित करती है। दूसरा है जल प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, इससे जल प्रदूषण होता है। तीसरा है तापीय प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले गर्म जल को बिना ठंडे किए बिना जलाशयों में बहा दिया जाता है, इसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। जलीय जीवन पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। चौथा है ध्वनि प्रदूषण। उद्योगों की मशीनों एवं निर्माण कार्यों से अनचाही ध्वनि उत्पन्न होती है, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण उत्तेजना तथा मानसिक चिंता का स्रोत है। उद्योगों की मशीनों एवं निर्माण कार्यों में अनचाही ध्वनि उत्पन्न होती है, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण उत्तेजना तथा मानसिक चिंता का स्रोत है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा है निजी उद्योग, तीसरा है संयुक्त उद्योग और चौथा है सहकारी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग, वे उद्योग जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। वे उद्योग जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं उन्हें ही तो सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भेल पढ़ते हैं। और दूसरे हैं निजी उद्योग, वे उद्योग जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के अधिकार में होते हैं। वे उद्योग जो किसी व्यक्ति या कई व्यक्तियों के अधिकार में होते हैं उन्हें निजी उद्योग कहते हैं, जैसे टिस्को, रिलायंस आदि। और तीसरे हैं हमारे संयुक्त उद्योग, वे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलते हैं। कैसे सुनिए, वे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलते हैं उन्हें संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल जो जिससे हम पेट्रोल भरवाते हैं इसका वही उदाहरण है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। चौथे हैं सरकारी उद्योग, वे उद्योग जिनका नियंत्रण कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों तथा श्रमिकों के पास होता है। वे उद्योग जिनका नियंत्रण माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों तथा श्रमिकों के हाथ में होता है, उत्पादकों तथा श्रमिकों के पास होता है, उन्हें सहकारी उद्योग कहते हैं। इनके लाभ और हानि का विभाजन आनुपातिक होता है। जो लाभ और हानि होती है वो आनुपातिक होती है, जैसे कि महाराष्ट्र में चीनी मिल, केरल में नारियल उद्योग इत्यादि। हमारा दूसरा चैप्टर है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। इसका पहला क्वेश्चन है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं क्यों, इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है कि संबंध बनाने के लिए। संचार के साधन जैसे मोबाइल, टीवी, इंटरनेट आदि द्वारा दुनिया की किसी भी कोने में सूचनाओं का तथा विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं तथा एक दूसरे की जानकारी दे सकते हैं। दूसरा है व्यापार में संबंध। संचार के साधन व्यापारियों को अन्य व्यापारियों के साथ संबंध बनाने में मदद करते हैं। परिवहन के साधन आवश्यक उत्पाद पहुंचाते हैं तथा लाने में मदद करते हैं। परिवहन के साधन आवश्यक उत्पाद पहुंचाने तथा लाने में मदद करते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक एकता। भारत विविधताओं वाला देश है। जो हमारा भारत है वो विविधताओं वाला एक विशाल देश है। परिवहन तथा संचार के साधन विभिन्न जाति, धर्म तथा भाषाओं के लोगों को निकट लाने में मदद करते हैं। जो परिवहन और हमारे संचार के साधन होते हैं वो विभिन्न धर्म, जाति और भाषाओं के लोगों को निकट लाने में मदद करते हैं। और चौथा है युद्ध में योगदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब युद्ध के समय इन साधनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। युद्ध के समय इन साधनों का महत्व जो है बहुत बढ़ जाता है। इनसे देश की रक्षा सेनाओं की बहुत सहायता मिलती है। इनसे देश की रक्षा सेनाओं को बहुत ही सहायता मिलती है। जो हमारी इंडियन आर्मी फोर्स होती है उनको बहुत ही सहायता मिलती है। इनसे हथियार, गोला बारूद तथा राशन पहुंचाने में बहुत आसानी होती है। फिर से पढ़े तो युद्ध के समय इन साधनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इनसे देश की रक्षा सेनाओं को बहुत सहायता मिलती है। इनसे हथियार, गोला बारूद तथा राशन पहुँचाने में बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है पाइपलाइन परिवहन के महत्व लिखिए। तो भारत में पाइपलाइन परिवहन का एक नया साधन है। इसके निम्नलिखित महत्व है या विशेषता है। पहला, पाइपलाइन का विस्तार जल और थल क्षेत्र में समान रूप से किया जा सकता है। दूसरा, पाइपलाइन सुनिश्चित आपूर्ति का सुरक्षित परिवहन साधन है। तीसरा, बॉम्बे हाई से तट तक खनिज तेल तथा गैसों को पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाता है। बॉम्बे हाई से तट तक खनिज तेल तथा गैसों को पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन द्वारा खनिज तेल तथा गैस को उत्पादन क्षेत्रों से शोधनशालाओं तक पहुंचाया जाता है। पांचवा है कि पाइपलाइन द्वारा परिवहन में बहुत कम समय लगता है। छठवा है इसमें यातायात हानियाँ न के बराबर होती है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रेल परिवहन के महत्व लिखिए। रेल परिवहन के महत्व निम्नलिखित है। पहला है कि भारतीय रेल देश के कुल भारी सामान का 80% परिवहन करती है।
भारतीय रेल देश के कुल भारी सामान का 80% परिवहन करती है। रेल लंबी दूरी तथा अधिक यात्रियों को ले जाने में एक सुविधाजनक साधन है। लोहा तथा इस्पात उद्योग पूर्णतः रेलवे पर निर्भर है, क्योंकि यह तैयार माल तथा कच्चे माल को ढोने में सुविधाजनक साधन है। भारतीय रेलवे ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान किए हैं। पांचवा है कि रेलवे विभिन्न लोगों तथा राज्यों को जोड़कर देश में एकता स्थापित करता है। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका लिखिए। तो सड़क परिवहन तंत्र की क्षमता को बढ़ाता है। सड़क परिवहन द्वारा कच्चा माल उद्योग तक तथा तैयार माल व्यापारिक केंद्र तक पहुंचाया जा सकता है। सड़कें होती हैं जो वो छोटे गांवों, नगरों, औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्रों आदि को जोड़ती है। इससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलती है। सड़क जाल पूरे देश में मकड़ी की जाल की तरह फैला हुआ है। सड़क परिवहन से देश के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। सड़क परिवहन देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायक होता है। इस प्रकार सड़कें भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कही जाती हैं।